हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हमारे इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? बच्चों, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त किए जाते हैं, वही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमने सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया संज्ञा के स्थान पे? बच्चों देखिए, किसी भी वाक्य में अगर आप कोई भी शब्द बार बार इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, ना ही पढ़ने में ना ही सुनने में। ठीक है, इसीलिए हमारे व्याकरण में हम लोगों ने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया है संज्ञा की जगह पे। ठीक है, तो आइए इस पूरे अध्याय में सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, राहुल के पड़ोस में रजनीश रहता था। रजनीश बहुत दयालु और मददगार है। ठीक है, तो राहुल के पड़ोसी का नाम रजनीश है। तो रजनीश के अगर स्वभाव के बारे में अगर आप बात करोगे तो बहुत ही दयालु और मददगार स्वभाव का है। ठीक है, रजनीश ने गांव के कई बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है। रजनीश इतना दयालु है कि उसने गांव के बहुत सारे बच्चों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया है। जब भी कोई मुश्किल में होता है तो रजनीश तुरंत उसकी मदद करता है। आप जानते हो रजनीश का स्वभाव कैसा है, दयालु स्वभाव है। ठीक है, तो जब भी कोई मुसीबत में होता है तो रजनीश तुरंत उसकी मदद करता है। गांव के लोग रजनीश को बहुत सम्मान देते हैं। रजनीश का मानना है कि शिक्षा से ही जीवन में प्रगति होती है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखोगे तो गांव के लोग जो है ना, वो रजनीश को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, बहुत ज्यादा उसका आदर करते हैं, क्योंकि रजनीश का ये मानना है कि मनुष्य जीवन में, ठीक है, मनुष्य के जीवन का अगर सच में कोई आधार है तो वो शिक्षा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम कहाँ से आया, आइए देखिए आगे। इन वाक्यों में रजनीश शब्द बार बार आया है। पढ़ने व सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसे पढ़िए। अब बच्चों, ये जो आपने पूरा ऊपर 3 लाइन पढ़ा है, 3 वाक्य पढ़े हैं, इसमें आपने देखा होगा कि जो संज्ञा शब्द है, ठीक है, जिसका नाम आपका रजनीश है, वो बार बार आ रहा है। क्या ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है? देखिए ना, पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है, ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक ही शब्द का इस्तेमाल बार बार करते हो तो वो ना बोर करने लगता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसी पूरे वाक्य को फिर से पढ़ना है। ठीक है, राहुल के पड़ोस में रजनीश रहता था। वह बहुत दयालु और मददगार है। उसने गांव के कई बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है। जब भी कोई मुश्किल में होता है तो वह तुरंत उसकी मदद करता है। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। उसका मानना है कि शिक्षा से ही जीवन में प्रगति होती है। ठीक है, तो अब आप देखोगे इस पूरे वाक्य में रजनीश का नाम सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है और रजनीश की जगह पे वह, उसका, उसने, उसे, ये शब्द आए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए क्या है आगे लिखा हुआ। इन वाक्यों में रजनीश के स्थान पर आए रंगीन शब्द वह, उसने, उसे, उसका सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों आपने देखा ये जितने भी ये कलर्ड हमारे जो रंगीन शब्द है, यही शब्द तो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और देखा आपने ये जो सर्वनाम शब्द है, या इनका इस्तेमाल हमने कहाँ किया है? इनका इस्तेमाल हम लोगों ने रजनीश संज्ञा शब्द के स्थान पे किया है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम का अर्थ अब आप सब लोग को समझ में आ ही चुका है क्या होता है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द आपके प्रयोग में लाए जाते हैं वो सारे के सारे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, सॉरी, यह, वह, कोई, आदि। ठीक है, तो ये है सर्वनाम। तो समझ में आया सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, सर्वनाम क्या भेद की अगर बात करें तो सर्वनाम के ना 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इन 6 भेदों का अगर आप नाम पढ़ोगे तो देख लीजिए क्या क्या नाम है उसका। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जो 6 के 6 नाम है आपके सर्वनाम के भेद के, वो आपको याद होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, आइए देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, उसे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? बहुत ही आसान है। ये वो सर्वनाम होता है जो हमें ये बताता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप, ठीक है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, और आप जिससे बात कर रहे हो वो सुनने वाला कौन है। ठीक है, साथ ही साथ आप जो बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हमें पता चलती है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में जो बात करने वाला है, जो सुनने वाला है, और आप सुनने और बोलने वाला, दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा इन सबके बारे में जो हमें सर्वनाम बताते हैं वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम
कहलाता है, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है रोहित, ठीक है। तो ये देखिए रोहित, मोहित, क्या तुम्हें याद है कि हमारे साथ आशीष नाम का लड़का पढ़ता था? मोहित, हाँ मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु तुम क्यों पूछ रहे हो? रोहित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो मुझे कल मिला था, उसने बताया था कि वो आजकल अमेरिका में रहता है। तो देखिए यहाँ पे रोहित बोलने वाला है, तो मोहित सुनने वाला है, ठीक है। तो रोहित और मोहित मिलकर एक तीसरे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम आशीष है, ठीक है। तो बच्चों जो सर्वनाम हमें बोलने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में, और वो जिसके विषय में बात कर रहे हैं उस संज्ञा शब्द के बारे में हमें जो बताते हैं वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है आगे, उपयुक्त संवाद में सर्वनाम शब्दों का उपयोग इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो संवाद हो रहा है रोहित और मोहित के बीच में, इसमें कौन कौन सा संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, मैं, मुझे, हमारा, ठीक है। मैं, मुझे, हमारा, ये कौन कह रहा है? मैं, मुझे, हमारा। तो ये देखो हमारा, ठीक है, मैं और मुझे। तो बच्चों ये ना कहने वाले हैं। पहले वाक्य में अगर आप देखोगे तो रोहित हमारे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे में मोहित मैं का इस्तेमाल कर रहा है, तीसरे में रोहित मुझे का इस्तेमाल कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कहने वाले अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, उसे, वह, उसने, अन्य, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आशीष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है रोहित और मोहित के जरिए। फिर बच्चों बारी आती है तुम, तुम्हें, श्रोता, सुनने वाले के लिए तथा, ठीक है, तुम, तुम्हें, ठीक है, तुम और तुम्हें, ये रोहित ने इस्तेमाल किया है मोहित के लिए, क्योंकि मोहित यहाँ पे श्रोता है, पहले वो रोहित की बात सुन रहा है, इसीलिए उसको श्रोता कहा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए ये सभी शब्द प्राणी पुरुष का बोध कराते हैं, अंततः इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये जितने भी शब्द है ना, ये हमें किसी प्राणी का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द हमें प्राणी का बोध कराते हैं वो सारे के सारे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप आगे देखोगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे चल के 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। आप सभी जानते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये देखिए पहला आपका है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है आपका? देखिए, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमें आदि, ठीक है। यहाँ पे जो भी बोलने वाला इंसान होगा, तो जो बोलने वाला इंसान जो सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल खुद के लिए करता है वो आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारे इत्यादि, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ठीक है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे आदि, ठीक है। तो बच्चों वक्ता, यहाँ पे जो वक्ता है, ठीक है, जो बात आपकी सुन रहा है, तो आप सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो कहलाते हैं आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि तुम, तुम्हें, तुम्हारे इत्यादि, ठीक है। तीसरा देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये अभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात करते हैं और उसके लिए वे जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें आदि। अब बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जहाँ पे वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहां पे वो सारा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि वह, वे, उन्हें इत्यादि। अगर आप यहाँ देखोगे इस संवाद में तो रोहित यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष आता है, मतलब उत्तम पुरुष है, ठीक है। मोहित यहाँ पे मध्यम है और यहाँ पे आशीष जो है, आशीष आपका बन जाता है यहाँ पे अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके के जो हमारे 6 सर्वनाम है उसमें दूसरा हमारा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? आइए देखिए, निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चयात्मक बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह आदि। तो बच्चों जब भी आप किसी वस्तु को बारे में बात करते हो जो आपके बहुत निकट है या आपके बहुत दूर है, ठीक है, तो जब आप उन वस्तुओं को संबोधित करते हो तो ऐसे संबोधन वाले शब्दों को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यह, वह आदि। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, यह किताब किसकी है? वो मेरे भाई की बाइक है, ठीक है। तो ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा सर्वनाम है बच्चों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित अनजाने व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित यानी जब आप किसी अनजाने व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हो तो वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण आप देख सकते हो, कोई, कुछ आदि, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, दरवाजे पर कोई है, आपको पता नहीं है कि कौन है, पर आपको बस ये पता है कि कोई तो है, ठीक है। तो दरवाजे पर कोई है, दूध में कुछ गिर गया है, ठीक है। चौथा सर्वनाम देखिए, ये है अब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चला, यहाँ पे आप प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी जगह से संबंधित प्रश्न पूछते हो, वो सारे के सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन, क्या आदि, ठीक है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, देखो वहां कौन खड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे पांचवें तरीके के सर्वनाम की, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, आपस में संबंध रखने वाले दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा में परस्पर संबंध दिखाने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है, किसी न किसी के बीच में संबंध दिखाएंगे। तो बच्चों ये किसको जोड़ने का काम करते हैं, किसका संबंध बताते हैं? तो ये बच्चों जब भी आप दो वाक्यों में, ठीक है, किसी भी दो उपवाक्यों में संज्ञाओं का उपयोग किया जाता है, संज्ञा शब्दों का, उनके बीच के संबंध को बताने वाले सर्वनाम शब्दों को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमेशा जोड़े में दोनों उपवाक्यों के साथ रहते हैं। तो बच्चों अब ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करें, मतलब ये जोड़े में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि जो, वह, जिसे, उसे आदि, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ठीक है। जिसे सिलाई करनी है उसे कपड़ा दीजिए, ठीक है। छठवां देख लीजिए, छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये किस प्रकार का ये सर्वनाम है, आइए देखिए। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं आदि। तो बच्चों निजवाचक सर्वनाम, ये नाम से ही पता चल रहा है, वक्ता इसमें इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल खुद के लिए करता है, खुद के लिए ही करता है, इसीलिए इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप लोग, आप रहने दें, मैं खुद लिख लूंगा, ठीक है। कृपया अपना काम स्वयं कीजिए, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या और लिखा है, सर्वनाम विकारी शब्द है, इसलिए इसलिए इनमें वचन और कारक के कारण अंतर आता है। तो बच्चों देखिए, सर्वनाम विकारी शब्द होता है, मतलब ये बदलने वाला, बदलाव वाले शब्द होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वचन और कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो आपको अंतर पता चलता है इसमें, ठीक है। लिंग के कारण अंतर केवल संबंध कारक में आता है। देखिए, लिंग के आधार पर अगर आप अंतर देखोगे तो ये लिंग के आधार पर जो अंतर है वो केवल और केवल आपके संबंध कारक में ही आएंगे, ठीक है। कर्ता कारक में मूल सर्वनाम सुरक्षित रहता है। जो हमारा कर्ता कारक है, हमारे जो कारक के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है, उसमें जो कर्ता कारक है, तो बच्चों कर्ता कारक में ना सर्वनाम जो है वह वैसा ही वो वहां पे उपयोग में लाया जाएगा। शेष कारकों में कारक चिन्ह जुड़ते समय मूल सर्वनाम से पहले कुछ परिवर्तन होता है। तो बच्चों संबंध कारक और मूल कारक के अलावा बाकी जो हमारे 6 प्रकार के कारक हैं, जब आप इनका इस्तेमाल करते हो सर्वनाम शब्दों में, तो इसमें क्या होता है, ये सर्वनाम में जुड़ने से पहले ही कुछ परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। और वो परिवर्तन लाने के बाद ही ये कारक चिन्हों का उपयोग ये कर सकते हो आप उनके साथ, या फिर आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हमने इस पूरे अध्याय में देखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा है, संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या है, वाक्यों में संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ही आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उनका नाम देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक आपके 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के देखिए 3 भेद है, यहाँ पे आपका लिखा है उत्तम पुरुष, जिसमें आप अपने बारे में बात करते हो, मैं, हम, मध्यम पुरुष, जब आप जिससे आप बात कर रहे हो आप उससे कर रहे हो बात, यहाँ पे तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष जब आप
और श्रोता दोनों लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने सर्वनाम विषय पर गहन चर्चा किया है, ठीक है? हम लोगों ने इसमें देखा है कि सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है? तो बच्चों इस अध्याय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमारी अगली कक्षा में इसी अध्याय पर आधारित हम इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी अन्य हिंदी व्याकरण की कक्षा में इसी अध्याय के अभ्यास कार्यों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों।